ठीक है। जो आप लोगों के नाम इस पे आ रहे हैं, श्रद्धा, श्रद्धा, ये खुशी, यही नाम है ना आप लोगों के? जीवन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा यस मैम। ठीक है ठीक है। श्रद्धा, मुझे बताना लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में? मैम मैं पिछली क्लास में ज्वाइन नहीं हुई थी। अच्छा, आप पिछले क्लास में ज्वाइन नहीं हुए थे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हमने मतलब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन। देखो, आपको पता है लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, जैसे अगर हम यूनिट की बात करें, कैमरा ऑन रखिए, अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? आपको आइडिया है? नाम से ही पता लग रहा है, लाइफ प्रोसेसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे, राइट? तो जैसे हमने ना लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ा था रिप्रोडक्शन। अच्छा, किसी बच्चे को पता है लाइक क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, अगर किसी को आइडिया हो? यस सानिया, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो अगर इसका? यस मैम, मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊँ क्या? हाँ बताइए। यस मैम, हमने ना जो एक फूल का उदाहरण दिया था। सानिया, अगर पॉसिबल है तो आप कैमरा ऑन कर दीजिए, सभी बच्चे कैमरा ऑन कर दीजिए। मैम हमारे यहाँ पे ना लाइट जा चुकी है, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जिन बच्चों का पॉसिबल है वो एटलीस्ट ऑन कर दीजिए, है ना, जिनका पॉसिबल है। हाँ ठीक है, सानिया बोलिए। यस मैम, हमने फूल के बारे में एक उसका एग्जाम्पल लेके देखा था, और उसके जो अवयव होते हैं उसके नाम भी हमने देखे थे। जैसे कि हमने कुक्षी, कुक्षी वृत्त, अंडाशय भी देखा था, परागकोश, वृत्त, ये सब देखा था। और जो वृत्त होता है ना, वो अंडाशय के अंदर कैसे फूल के द्वारा, या कोई फूल तितली होती है, कोई छोटे कीटक के द्वारा वो अंडाशय में जाता है, और उसी तरह से उसका नीडल में एक नई प्रजाति का जन्म होता है। ये हमने पूरे एक्सप्लेन पद्धति से आपने हमें बताया था। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से आपने बताया। हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब, मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैम रिप्रोडक्शन मतलब, मैम मेरा नाम भाग्यश्री रणछोड़ पाटिल है। ओके ओके, भाग्यश्री बताइए। मैम रिप्रोडक्शन मतलब हमारे जैसा ही एक दूसरा सजीव निर्माण करना। ठीक है, अपनी ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म तैयार करना, है ना, वो होता है रिप्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हैं, है ना, हम ह्यूमंस हैं, तो क्या है कि हमारे ही तरीके का जो नया ऑर्गेनिज्म है वो, और जो है वो तैयार हो जाना, जैसे ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो भी क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली ये होगा कि रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही तरीके के ऑर्गेनिज्म को फिर से प्रोड्यूस करना। फिर हमने टाइप्स में, देखो हमें एक स्टोरी की तरह समझना है इसको। टाइप्स में हमने क्या पढ़ा था? एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है आपका? एसेक्सुअल। अच्छा, कोई मुझे बताइए, कोई भी स्टूडेंट, अगर देखो आप डिस्कशन करोगे ना क्लास में तो आपको अच्छे समझ में, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट बताना है ना, जितना भी आपको पता है एटलीस्ट कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे चीजों को, फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस ना खुद ही बिल्डअप हो जाएगा। तो आपको मतलब कोशिश करनी है बताने की, जितना भी आपको आता है ना, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगी। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने क्या पढ़ा था, वो कोई भी एक स्टूडेंट बताइए माइक ऑन करके। मैम रिप्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक तो है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हम्म। तो हमने देखो ये पढ़ा था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया था कि होता क्या है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सिंपल सी बात है, आप याद रखो, एक मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है, ठीक है। ये मान लो मेल गैमिट है, ये मान लो फीमेल गैमिट है, ठीक है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करे, एक दूसरे के साथ मिले, मतलब फ्यूज किए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका वहां पे, क्या बनेगा, जाइगोट। बताया था ना आपको, जाइगोट बन जाता है। मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज करता है और क्या बनता है, जाइगोट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे हम इसी प्रोसेस को। मैम वो जाइगोट आके जाके एम्ब्रायो में क्रिएट होता है और हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गुड। तो आगे जाके जो है वो जाइगोट क्या बनाएगा आपका, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रायो। ठीक है। आगे जाके जो है हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। बेसिकली ना आपको स्टोरी की तरह समझना है। ऐसा समझो ये मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, दोनों क्या किए, फ्यूज किए, ठीक है। दोनों फ्यूज किए और आपके पास जो है वो क्या बना, आपके पास जो है जाइगोट बना। जो उस टाइम जो स्ट्रक्चर जो संरचना बनेगी, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। जाइगोट जो है वो आगे जाके, फिर मुझे बताओ, अब आपको ये बात क्लियर हुई कि जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है ना। बस ये ध्यान रखना है, एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है एम्ब्रियो जो कि बन गया। अब एम्ब्रियो के बाद जो है वो क्या बनेगा आगे, मैम एम्ब्रियो आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा और उससे एक छोटा बेबी तैयार होगा। ठीक है। उससे एक छोटा बेबी, या ऐसा समझ लो सिंपल भाषा में कि आपके पास जो नया ऑर्गेनिज्म है वो उसके बाद जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात पता लगी होगी। अच्छा, हम देखो अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं पेन यहाँ पे रख देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे लिख के कुछ नोट्स जो है वो बनवाऊंगी साथ के साथ। तो आपको क्या करना है, अपने साथ जो है वो पेन पेपर भी निकाल लो ताकि आपको समझ में आए, और नोट्स भी आपको बनाने हैं साथ के साथ। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताऊंगी आपको, है ना। और टॉपिक जो है ना बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। बस ये है कि आपको अच्छे से समझते चलना, और उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको कोशिश करनी है आंसर देने की क्लास में, है ना। तब आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं ना आज की क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले देखो हम देखेंगे कि क्या क्या, मतलब पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लिखो अपने मेल पास। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, अपने पास लिखिए ना, फिर आपको इंग्लिश समझना टफ नहीं लगेगा। हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मैंने, आप देखो, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया आपके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। इसमें आप देखोगे कि मेल रिप्रोडक्टिव, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। मैम तो तुमने स्क्रीन शेयर की है क्या? स्क्रीन शेयर, अच्छा मैं आपके साथ 1 मिनट में चेक करती हूँ। नहीं की मैम आपने स्क्रीन शेयर। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन, मैंने शेयर कर दिया। नो मैम। दिख अभी रहा है दिखेगा मैम। आपको, मैम अभी स्क्रीन दिख रही है। अभी दिख रही है ना, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है येलो कलर से जो हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे, ये हम यस मैम। पढ़ेंगे,
ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपनी नोटबुक में लिखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है ना वो है हमारा, हम पढ़ेंगे अब ह्यूमंस में कैसे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट्स में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कैसे होती है। तो हमें ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा दोनों का, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल भी, ठीक है। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, टेस्टिस, टेस्टिस और क्या आती है, कुछ डक्ट्स आती हैं, कुछ डक्ट्स आती हैं और क्या आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, नोट करो क्या क्या आता है। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए टेस्टिस, नंबर 2 डक्ट्स, ठीक है, नंबर 3 क्या, ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, एक तो आती है testes, ducts and glands. हाँ। अब डक्ट्स का क्या मतलब होता है, एक स्टोरी की तरह समझो। डक्ट मतलब ऐसा समझ लो कि डक्ट जो है वो क्या है, मतलब लाइक नलियां, कुछ ऐसा समझ लो, ट्यूब की तरह कुछ स्ट्रक्चर, संरचनाएं, नलियां, वो समझ सकते हो आपकी, वो क्या हुई, डक्ट्स हुई, है ना। अलग अलग डक्ट्स हैं और आपके पास जो है वो कुछ है, क्या है, ग्लैंड्स हैं, है ना। कुछ एक हमारे पास ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स क्या समझ सकते हो आप, यहाँ है ना, ग्रंथियां हैं। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा 1 मिनट दीजिए मुझे। मैम और तुम्हारी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। अच्छा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है ना कि नेटवर्क ये प्रॉब्लम आई हो। 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ अपनी तरफ से। मैम अब आपकी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। अभी आ रही है, यस मैम। ठीक है, अभी ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी यहाँ पे कि हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव हम बेसिकली इतना पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या, मतलब जैसे ना कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसमें ना कुछ एक मतलब उसके कुछ एक लाइक जैसे मान लो ये मेरे पास जो है नोटबुक है, मान लो, ठीक है, ये मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है। अब इस नोटबुक के अंदर क्या क्या है बताओ मुझे। ये कवर है, इसके अंदर इसका कवर है, इसके अंदर क्या है, पेजेस है अंदर, ठीक है। तो वैसे ही अब इस नोटबुक के कुछ हिस्से हैं, इस कॉपी के कुछ हिस्से हैं। जैसे स्पाइरल नोटबुक है तो ये समझ लो स्पाइरल यहाँ पे बाइंडिंग हुई है, ये है, ठीक है। पेजेस है, इसका कवर है, इसमें कुछ ऐसे पेजेस भी हैं, देखो इस कॉपी के अंदर ना कुछ इस तरह के पेजेस भी हैं कलर्ड। तो ये हिस्से होगा इस कॉपी के कि ये इसके अंदर है। वैसे समझ लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी क्या क्या है ये हम पढ़ रहे हैं, समझ आया। क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, टेस्टिस है, कुछ डक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नलियां हैं, और कुछ एक क्या है, ग्लैंड्स हैं। क्लियर। देखो टेस्टिस जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, टेस्टिस जो है वो पाई जाती हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक संरचना के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये नोट करो, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, ठीक है। कहाँ पे होती हैं टेस्टिस प्रेजेंट, नोट करिए, क्या बोलते हैं उस संरचना को हम, स्क्रोटम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है और मतलब टेस्टिस जो है ना, जो आपके एब्डोमिनल जो कैविटी है, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के, है ना। मतलब जो आपके पेट की जो मतलब गुहा है, पेट की गुहा, एब्डोमिन मतलब पेट, ठीक है। तो जो पेट की जो गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके बाहर, कैविटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है ना कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्थान या खाली जगह, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैविटी।
मुझे बताओ कोई एक बच्चा, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है? भाग्यश्री, यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया अभी, कहाँ पे होती है टेस्टिस? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, मतलब जो पेट की जो कैविटी है, कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली स्थान, ठीक है, खाली स्थान, वहां पे होती है ना। एब्डोमेन का मतलब क्या होता है? एब्डोमेन का मतलब होता है कि जो हमारा पेट है, दैट इज एब्डोमेन, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर होती है ये आपकी टेस्टिस, मेल्स में, ठीक है। टेस्टिस जो है ना, कुछ एक स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं, अपने पास ना अगर आप स्पेलिंग्स लिखोगे तो आपको ना इंग्लिश में पढ़ना बहुत अच्छा भी लगेगा, इजी भी लगेगा। तो टेस्टिस क्या कंटेन करती हैं? न्यूमरस, मतलब बहुत सारे एक प्रकार के स्ट्रक्चर्स को, संरचना को, जिनको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी का मतलब समझ में आया सबको? पेट के अंदर का बड़ा स्थान, वहां पे आपके टेस्टिस है ना। पेट के अंदर का जो बड़ा स्थान है वो हुआ आपका ये, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस जो है वो क्या कंटेन करता है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, है ना। लार्ज नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को आपको ये पता होना चाहिए। टिब्यूल के मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो ये भी समझ लो कि ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर, मतलब नलिकाएं, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ इसका? नलिकाएं। तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये भी क्या है? एक प्रकार की नलिकाएं हैं, ठीक है। अच्छा, चलो अभी जितना आपको पढ़ा उतना हम रिवाइज करते हैं। अभी तक मैंने आपको देखो क्या बताया है। हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? बताओ मुझे कोई एक बच्चा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैम, क्या क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है। डक्ट्स का क्या मतलब होगा? अगर मान लो किसी बच्चे को पता नहीं हो, लेमन लैंग्वेज में बताना हो, तो क्या बताओगे आप? क्या मतलब होता है डक्ट्स का, जैसे आपको बताया अभी? डक्ट्स मतलब जनन समझ वाहिनी। लो ट्यूब, नलियां, स्ट्रक्चर्स, है ना। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स ग्रंथियां, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होती हैं हमारे पास? ग्रंथियां। समझ आया आपको? यस मैम, समझा। Yes, ma'am. ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो मतलब कहाँ पे होती हैं प्रेजेंट? Testes are present in the scrotum outside the abdominal cavity. आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द किसके बाहर? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लग गया आपको Yes पता? मैम। एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है? कोई खाली स्थान। टेस्टिस क्या कंटेन करती है? क्या कंटेन, कौन सी ट्यूब्यूल्स को कंटेन, कौन सी नलिकाओं को कंटेन करती है एक्चुअली? Testes कौन contain numerous seminiferous tubulus. ट्यूब्यूल्स, क्या बोलोगे आप? ट्यूब्यूल्स, ट्यूब से याद रखना है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स, Yes, ma'am. है ना। ट्यूब्यूल्स को देखो ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास जो है पेन है, ठीक है। इस पेन के ऊपर मान लो, इस पेन के ऊपर मान लो ये कैप है इसकी, ठीक है। तो मतलब इस पेन को ना, इस पेन की, ये पेन को किसी चीज ने कवर किया हुआ है। किसने कवर किया हुआ है? इसके कैप ने, है ना। इस पेन को किसने कवर किया? इस पेन की कैप ने कवर किया है ना। उसी तरह से समझ लीजिए कि ये जो नलिकाएं हैं, ये जो क्या है? नलिकाएं हैं, मतलब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, है ना। इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर या इन नलिकाओं के ऊपर भी एक कवर है, कवर है। उस कवर को क्या बोलोगे आप? जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोलोगे? जर्मिनल एपिथीलियम। नोट करो,
कौन से टिब्यूल की बात कर रही हूं मैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कौन से टिब्यूल की बात कर रही हूँ? सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात कर रही सेमिनिफेरस ट्यूबिल। हूँ। ये पेन है, इस पेन के ऊपर कवर है, वैसे समझ लो ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल, एक नलिका, एक नलिका। इसके इस नलिका के ऊपर भी क्या है? कवरिंग है, ऊपर से कवर किया हुआ है, इसको किसी चीज ने कवर किया हुआ है। वो कवरिंग को मैंने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया उस कवर को मैंने? जर्माइनल, देखो जर्माइनल एपिथीलियम, जर्माइनल एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम। देखो जब भी आपके सामने ना वर्ड आता है एपिथीलियम, तो एपी का मतलब यही होता है कि ऊपर से कोई कवरिंग है। एपी का मतलब क्या होता है कि ऊपर से कोई कवरिंग है ना, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एपिथीलियम। मैम मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी का बच्चे मैं आपको आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? यस मैम। कोई नहीं, मैं आपको कल ना कुछ कुछ जो जरूरी टर्म्स है मराठी की वो मैं आपको भेज दूंगी। अभी मैं आपको हिंदी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस क्लास में कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बताऊं मेन, है ना, क्योंकि यस मैम। आपको क्या है ना, मेन आपको हिंदी और इंग्लिश में पता होना चाहिए। फिर अपने समझने के लिए आप हाँ मराठी में भी समझ सकते हो उस चीज को, पर आपको यहाँ पे इतनी कोशिश करो पहले, इससे ना आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आपको इतनी कोशिश करनी है कि हिंदी और इंग्लिश के टर्म क्लियर हो जाए एटलीस्ट आपको, है ना। और मराठी की कुछ टर्म्स मैं आपको इसमें भेज दिया करूंगी व्हाट्सएप में, वो आपको, पर अभी आप और मैम वो जो उन्नति है ना वो सेमी इंग्लिश स्टूडेंट है। सेमी इंग्लिश स्टूडेंट हैं, ठीक यस है, मैम। ठीक है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, सेमी इंग्लिश। अब आपका अगर इंग्लिश मीडियम में है ना, तो इंग्लिश मीडियम आप लोगों का मैक्सिमम का, ज्यादातर बच्चों का इंग्लिश मीडियम ही है। तो आपको क्या करना है, मराठी में जैसे आप पढ़ रहे हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो आपको ना थोड़ा सा मतलब समझने के लिए आसानी हो जाएगी। और बाकी आपको ना क्लास में कोशिश करनी है। अब अगर मैं एक एक चीज बता रही हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आपको इजी आसान लग रहा है क्या आपको इंग्लिश भी? यस मैम। इंग्लिश में कोशिश करो आप पढ़ने की, है ना, इंग्लिश में कोशिश करिए आप पढ़ने की, आपको बहुत मतलब बेनिफिट होगा अगर इंग्लिश में पढ़ोगे चीजों को। ठीक है, कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। मैम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस, डक्ट्स और ग्लैंड्स। तो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एडमिनियल कैविटी। और जो आपकी टेस्टिस होती है। आपकी तो बच्चे इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश। आपका क्या नाम है? सानिया? मैम मैं भाग्यश्री बोल रही हूँ। भाग्यश्री बोल रहे हो आप? अच्छा, तो आप भाग्यश्री आपका सेमी इंग्लिश मीडियम है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, और बच्चों की भी इंग्लिश हो सकता है अच्छी हो। तो आप लोगों को भी जितना जितना समझ में आ रहा है थोड़ा सा मतलब क्लास में बताया करो, है ना, इससे आपको अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ बताइए आगे। और जो टेस्टिस है ना वो न्यूमेरस सेमिनिफेरियस ट्यूबलेट्स को कंटेन करती है, और उसके ऊपर ना जर्मिनल एपिथेलियम होता है। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम ने क्या किया? उसको कवर किया, ढका एक जर्मिनल एपिथेलियम ने टेस्टिस को कवर किया है, उसे प्रोटेक्ट किया है। कवर किया तो मतलब एक तरह से उसको प्रोटेक्ट किया है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम ने। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना मियोसिस होती है आपकी, ठीक है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है जो कि आपके ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, वो डिवाइड करता है कैसे? बाय मियोसिस। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है ना मियोसिस, याद रखिएगा इस बात को। मियोसिस जो है वो एक तरह का कैसा डिवीजन होता है? मियोसिस कैसा डिवीजन होता है पता है आपको मियोसिस के बारे में? कोशिका विभाजन जो होता है ना, 2 तरह के होते हैं कोशिका विभाजन आपके, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ
कोशिका विभाजन। तो दो प्रकार के होते हैं, मतलब सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास, एक होता है मियोसिस ना, और एक होता है माइटोसिस। दो प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। जो आपके पास मियोसिस होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कौन सा वाला कोशिका विभाजन होगा, यहाँ पे आपका मियोसिस होगा, मियोसिस। ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला सेल डिवीजन? मियोसिस होगा। और जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो क्या होगा? देखो क्या प्रोड्यूस होते हैं फिर? स्पर्म। स्पर्म क्या है? आपको ना पहले पढ़ा था फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो स्पर्म क्या है? मेल गैमेट, ठीक है। मैं लिख रही हूँ मेल गैमेट। स्पर्म क्या हुए? हमारे मेल गैमेट हुए, ठीक है। तो जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो डिवाइड किया, कौन सा विभाजन हुआ? मियोसिस। और क्या प्रोड्यूस हुआ बताओ मुझे? स्पर्म। क्या प्रोड्यूस हुए? स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट। क्या होता है ये? मेल गैमेट। लग गया आपको पता? यस मैम। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि स्पर्म जब प्रोड्यूस हुए, है ना, मेल गैमेट, तो कौन सा कोशिका विभाजन हो रहा है, कौन सा सेल डिवीजन? तो आप बोलोगे क्या हो रहा है वहां पे? मियोसिस। फिर अब क्या है ना, ऐसा समझ लो बहुत सारी नलिकाएं हैं, ऐसा समझ लो बहुत सारी नलिकाएं हैं। तो स्पर्म ने ना आगे जाना है, स्पर्म ने आगे जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म एक ही जगह पे रहेगा, उसको ना फॉरवर्ड आगे जाना है, फॉरवर्ड मतलब उसको आगे जाना है। तो किसके थ्रू जाएगा? बहुत सारी इस प्रकार की नलिकाएं हैं। कौन सी नलिकाएं हैं? सेमिनिफेरस। एक्चुअली जो है आपके पास ना अलग अलग यहाँ पे, एक तो हमने अभी पढ़ा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस जो है वो कंटेन करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है। अब स्पर्म को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि स्पर्म आपके प्रोड्यूस हो गए कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, है ना, वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम है, जिसने डिवाइड किया मियोसिस के द्वारा, स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हमारे पास। बट ये जो स्पर्म है ये आगे जाएंगे, है ना, किसके थ्रू? अलग अलग ट्यूब्यूल्स के थ्रू। मतलब कुछ समझ लो कुछ और नलिकाएं हैं यहाँ पे जिनके थ्रू स्पर्म आगे आगे जाते चलेंगे। और कैसे जाते हैं? तो इसमें ना इन ट्यूब्यूल्स का सीक्वेंस होता है। कौन कौन से ट्यूब्यूल्स होते हैं? देखो कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ उसको, है ना, मैं यहाँ पे अंडरलाइन, ध्यान समझना है। देखो एक है रेटे टेस्टिस, नोट करो, रेटे टेस्टिस नंबर 1। नंबर 2 वास एफिरंस, नंबर 2 क्या है? वास एफिरंस, ठीक है, इफेरेंस हो गया। नंबर तीन क्या है? एपिडिडाइमीज। नंबर 3 क्या है? एपिडिडाइमीज। नंबर 4 क्या है? वास डेफिरेंस। देखो ये दोनों आपको एक साथ याद रहेंगे, वास एफिरेंस और वास डेफिरेंस एक साथ याद रहेंगे क्या आपको? ठीक है। यस तो मैम। बीच में आप एक याद रखोगे एपिडिडाइमीज को। तो वास एफिरेंस, एपिडिडाइमीज, एपिडिडाइमीज अच्छे से प्रोनाउंस करना है, एपिडिडाइमीज, है ना, वर्ड को तोड़ के पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ने में आसान लगेगी। एपिडिडाइमीज, वास डेफिरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट हुई है? इजैकुलेटरी डक्ट। आगे क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। अपने नोट्स में एक बार लिखिए ये पूरा सीक्वेंस, फिर मुझे बताओ क्या लिखना है। ये सीक्वेंस लिखना है इन ट्यूब्यूल्स का, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे येलो कलर से, है ना। फिर मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। यस मैम, लिख लिया। लिख लिया? ठीक है।
इसका मराठी कन्वर्जन है क्या? क्योंकि हमें वो एग्जाम में ना मराठी में लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? मराठी में लिखना पड़ता है, तो इसका मराठी कन्वर्जन है क्या? मराठी में लिखना पड़ता है आपको सारा एग्जाम में? यस मैम, मराठी में। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करूंगी, आपको मैं इसका मराठी कन्वर्जन भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, हो ना आप? यस मैम। कल ही भेज दूंगी मैं इस पूरे मतलब जो हमने पढ़ा ना आज, इसका मैं मराठी कन्वर्जन आपको भेज दूंगी। फिर आपको क्या करना है ना, ये किताब भी तो मैं ये पेज भी भेजूंगी ना आपको, इंग्लिश वाला। फिर इंग्लिश वाला जो हमने पढ़ा है उसके नीचे उसका मराठी वाला कन्वर्जन भेजूंगी मैं आपको, ठीक है? एक बार आप उसको पढ़ लेना पहले। मैम, हाँ जी, बोलिए। एक बात बताओ क्या? बताइए। हमारे स्कूल में ना हमें लिखने के लिए बहुत दिया जाता है, इसलिए हमें सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। और हमें मतलब मराठी के नोट्स पढ़िए, ये करिए वो करिए, इससे ज्यादा टाइम वक्त नहीं मिलता। तो आप मैं मराठी में ही पढ़ा सकती हो क्या? बच्चे, मैं मराठी में तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, एक्चुअली मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है लैंग्वेज, बट मैं आपको उसका ट्रांसलेशन प्रोवाइड जरूर कर सकती हूँ। मैम, हमें है ना वो जो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसकी मीनिंग हमें जल्दी समझ में नहीं आती। क्या क्या समझ में नहीं आता है आपको? में होता है ना, मतलब जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम शब्द वाले होते बच्चे हैं का। ना, उसकी हमें मीनिंग ही समझ में नहीं आती। यस मैम मैं मराठी में बताऊँ क्या? मैम, मतलब तो मराठी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें से जो मतलब मेन जो टॉपिक्स के नाम होते हैं, या किसी मतलब किसी ऑर्गन के नाम जो होते हैं ना, जो भी उसके नाम मराठी में बहुत ही अलग होते हैं उसके नाम। तो वो नाम और उसका जो कार्य होता है ना, वो सब कुछ मतलब मराठी में ना बहुत अलग ही भाषा में होता है, और इंग्लिश में बहुत मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में। तो इसमें का फर्क थोड़ा हमें जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैम, आप हाँ, ना बोलिए। हमें मतलब आपको मराठी नहीं आती क्या? मुझे मराठी नहीं आती है बच्चे, मराठी नहीं आती है। तो मैम, आप हमें पूरा हिंदी में सिखा सकती हो क्या? हमें जो इंग्लिश शब्द होते हैं ना वो समझ में ही नहीं आते, और यहाँ पर ज्यादातर बच्चे मराठी मीडियम से ही है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि ठीक जब है, ठीक है। मैम आप ऐसा बोल रहे हो कि पूरा आपको हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मतलब जैसे जो पढ़ाना है वो सारा हिंदी में ही? यस मैम। आप हिंदी में ठीक है। पढ़ाओ, पर जो पीपीटी शेयर करते हो ना आप इंग्लिश हाँ में हाँ, करते हो आप। तो उसके मतलब आप जब पीपीटी पीपीटी मैं हिंदी में शेयर किया करूँ, ऐसा बोल रहे हो ना? ऐसा नहीं, मतलब आप इंग्लिश और मराठी इस दोनों लैंग्वेज में मतलब जो ऊपर के टॉपिक्स होते हैं ना वो मराठी और जो इंग्लिश होते हैं ना उस दोनों लैंग्वेज में वो शेयर करा करो, क्योंकि हमें भी समझ में आएगा। ठीक है, मैं ऐसा किया करूंगी कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे, वैसे तो मैं देखो यहाँ पे आपको हिंदी का मतलब साथ के साथ बता ही रही हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना, डक्ट का मतलब भी बताया आपको, समझ लो। और मतलब मैम आप मैम आपको मतलब ये बताओ मुझे ना, क्योंकि कुछ एक टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपकी हिंदी में भी उसको ऐसा ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं उसको। मैम मतलब देखो, आप जो यहाँ पे आपने वो जो वो शब्द हमें समझ में आते हैं, मैम हाँ, मगर जो मराठी हिंदी में और इंग्लिश में होते हैं ना वो अलग अलग शब्द, तो हम्म, हमें वो अंग्रेजी शब्द नहीं आते। मैम देखो, आप वो आपने जो डायग्राम शेयर किए ना उसका आपने जो इंग्लिश में ही मीनिंग बताई, और उसके बाद आपने हिंदी में ही मीनिंग बताई, उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बताया। पर हमारे टेक्स्ट बुक में ना उसको अलग ही बोला है, मतलब हिंदी का भी नहीं है वो और इंग्लिश का ही, उसका नाम अलग ही है।
अच्छा आप मुझे ये बताओ ना कि आपको जो टेक्स्ट बुक लगी है वो टेक्स्ट बुक आपको मराठी में लगी है क्या? यस यस मैम। मैम। सभी बच्चों को मराठी में ही लगी है बुक? नो मैम, मेरी इंग्लिश में है। मैम मतलब ना मोस्ट यहाँ पर ना ज्यादातर बच्चे को मराठी में है यस और बहुत तो कम बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश में ही बुक है, क्योंकि यहाँ के जो स्कूल है ना वो अलग अलग है इसीलिए। ठीक है। मैम। और संगीता मैम ने देखा भी है कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे मराठी मीडियम के हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ज्यादातर बच्चों का जो है वो मराठी में है, कुछ का हिंदी में है और कुछ का इंग्लिश में भी है। मैम मतलब हिंदी का नो मैम, हिंदी में नहीं है, पूरा मराठी और अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी के बच्चे कम है और जो मराठी है ना उसके हाँ, बच्चे यहाँ पर ज्यादा ज्वाइन है। मराठी के ज्यादा ज्वाइन है, ठीक है। यस मैम। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सुनो, एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं पीपीटी यहाँ पे शेयर करी हूँ आपको इसका ना, ये इंग्लिश में, इसको ना मैं हिंदी में भी शेयर कर दिया करूँ, ऐसे करें? और यस मैम एक हिंदी के जगह मैम, ना ये जो स्नेहल सानिया है वो आगे जाके तो 10वीं के बाद साइंस ही लेगी ना, तो उन्हें मदद होगी ना इसकी, इंग्लिश में पढ़ने की आदत पड़ जाएगी उन्हें। वही मैं मैम बोल पता रही हूँ। है पर क्या है ना, हमें अभी का पेपर ना मराठी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं है, तो हमें हाँ, अब बात स्नेहल क्लास स्नेहल के। स्नेहल यस स्नेहल मैम। हाँ, मराठी में आपके बुक में है ना बेटा, मराठी में मैम हमारी आप। बुक में है हाँ। वो मराठी में, पर कुछ टर्म्स ऐसे ऐसे है ना, हम्म। उसका मतलब इंग्लिश में अलग मीनिंग है और मराठी में अलग, तो उसका ना समझ में नहीं, नहीं आ। हर चीज का मीनिंग अलग ही होगा, इंग्लिश का मीनिंग अलग होगा, टर्म्स जो है अलग ही होंगे। आपको जो है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। बाकी अपने बुक से आप देख के टर्म सीख सकते हो, क्योंकि आगे आगे जाके आपको इंग्लिश में ही करना होगा बेटा, ठीक है। तो अभी से कोशिश करो, आपकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो मेहनत इंग्लिश मीडियम वाले एक बार में ही समझ रहे हैं ना, वो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो अभी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं ना वो डबल मेहनत करेंगे, पहले यहाँ पे सीखेंगे टर्म्स। टर्म्स तो हम खैर अभी मराठी मीडियम में ट्रांसलेट तुरंत नहीं कर पाएंगे, अभी क्लास कंटिन्यू होने देते हैं। फिर हम आपको रिकॉर्डिंग भी तो शेयर कर रहे हैं, आप उस जो जो टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए आप मेहनत करो, अपने बुक खोल के देखो कि इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। स्नेहल कहाँ चली बेटा, है ना, ऐसे मेहनत करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि +2 के बाद तो फिर ये सारी चीजें आपको मराठी तो कहीं नजर नहीं आएगा, है ना। कोशिश करो बेटा अभी से। इसीलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास 11th के बच्चे भी हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए आप लोगों के लिए हमने अभी से धीरे धीरे स्टार्ट किया है, बिल्कुल इंग्लिश में नहीं किया है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ये। और जो मराठी बोलते हैं टीचर्स, वो मराठी और इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, और ताकि आपको आगे आने वाले टाइम पे परेशानी ना हो, इसलिए। बाकी आपके पास मराठी मीडियम की बुक्स तो है ही, ठीक है। कंटिन्यू करिए बच्चों अभी। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, हाँ मैम प्लीज। ठीक है, ओके सर। सो आपको क्या करना है ना, ये मतलब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को मैं इसमें भी बता दिया करूंगी हिंदी में। तो जैसा मैम ने बोला कि अब आपके पास मराठी मीडियम में जैसे है, तो इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करनी है, वो आपके काम में आएगा आगे तक, तो और आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं हिंदी का पीपीटी भी साथ में यहाँ पे शेयर कर दूंगी आपके साथ, है ना। अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ एक बार, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है क्या क्या आता है, टेस्टिस, बस इतना ध्यान में रखना है।
आपको ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगी, इंग्लिश का एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपने साथ पेन और पेपर खोल के रखना है और नोट भी करते चलना है ना, ताकि आपको स्पेलिंग्स फिर उसके बाद ना क्लास के बाद आपको वो एक बार रिवाइज करना है वापस से। और फिर आपको अपनी बुक में भी देखना है कि उसको, जैसे अगर आप मराठी में पढ़ रहे हैं कि उसको क्या बोला जाता है उस तरह से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, टेस्टिस। दूसरा इसमें आती है बहुत सारी डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब जो है आपको बताया, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास ग्लैंड्स। आपको बोला कहाँ पे होती है टेस्टिस, स्क्रोटम में। किसके बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। टेस्टिस क्या कंटेन करता है, कुछ मैंने आपको बताया कुछ नलिकाएं हैं जिनको हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। कौन सा वाला कोशिका विभाजन हुआ उसमें, जब स्पर्म बना, मेल गैमिट बना, मियोसिस, है ना। कौन सा वाला विभाजन हुआ वहां पे, मियोसिस। अब आप समझो कि अगर किसी चीज को मूव करना है ना, तो कुछ नलिकाएं होंगी, मतलब कुछ ट्यूब्यूल्स होंगे जिनके थ्रू वो मूव करेगा, हम उनके थ्रू मूव करेंगे। तो आपको बहुत इजी लगेगा, एक बार लिस्ट बना लो अपने पास कौन कौन से ट्यूब्यूल हैं। सबसे पहला है रेटे टेस्टिस, सबसे पहला है रेटे टेस्टिस। दूसरा है वास एफिरेंस, दूसरा क्या है, वास एफिरेंस, ठीक है। तीसरा है एपिडिडाइमीज, तीसरा हमारे पास क्या है, एपिडिडाइमीज। चौथा क्या है, वास डेफिरेंस। तो हमें क्या याद रखना है सीक्वेंस में, रेटिटेस्टिस, दूसरा वास एफिरेंस, ठीक है, तीसरा एपिडिडाइमिस, चौथा वास डेफिरेंस। हम कैसे याद रखेंगे, वास एफिरेंस और वास डेफिरेंस के बीच में जो है वो क्या है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो सीक्वेंस में याद रखिए, रेटिटेस्टिस आ गया, फिर क्या आ गया हमारा, वास एफिरेंस, फिर क्या आ गया, एपिडिडाइमिस। देखो ये बहुत इजी है याद रखना, ई और ई से याद रखिए, ई और ई से, वास एफिरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डेफिरेंस, फिर क्या आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट, क्या आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर आया यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एक दो बार रिकॉल करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अब क्या है ना कि आप ऐसा समझ लो कि एक जो यहाँ पे नलिका है, डक्ट है, ऐसा समझ लो एक ट्यूब की तरह कोई स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो जब स्पर्म जो है वो पुश होंगे आगे की तरफ, फॉरवर्ड, जब उनको धकेला जाएगा, पुश किया जाएगा मतलब धकेला जाएगा फॉरवर्ड आगे की तरफ, एक डक्ट से दूसरी डक्ट में, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाएंगे। और जो फीमेल गैमिट है, जिसको हमने क्या बोला था, ओवम, है ना। जो फीमेल गैमिट है जिसको हमने क्या बोला, ओवम बोला, ठीक है। तो वो जो फीमेल गैमिट है जिसको हमने ओवम बोला, वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट, जब ये आपस में मिलते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो मेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज कर पाएंगे, इसको, ओवम को, जब ये मेच्योर हो जाते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करो एक बार, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मैम मैं करूं? हाँ करिए। और मैम वो जो है ना सीक्वेंस ऑफ ट्यूबल्स, वो उन्नति ने ना मराठी में चैट बॉक्स में भेजी है। ठीक है, पहले आप मुझे इंग्लिश का मतलब बताओ यहाँ पे इसका। मैम हम देख रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है टेस्टिस, उसे मराठी में कहते हैं वृषण, फिर डक्ट्स नलिकाएं और ग्लैंड्स ग्रंथि है। तो टेस्टिस जो होती है वो हम स्क्रोटम हिंदी में बोल देते हैं, वृषण हम हिंदी में बोलते हैं। और टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट है। और
एडमोनियम कैविटी के आउटसाइड में होती है। और टेस्टिस नाम न्यूमेरस सेमिफिलियस ट्यूबेल्स को कंटेन करती है और वो जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो उसे प्रोटेक्ट करता है और फिर उसके बाद जो वो ट्यूबेल्स होती है वो डिवाइड हो जाती है, फिर वो मियोसिस में प्रोड्यूस होकर स्पर्म में बन जाती है। हिंदी में बोले हम तो मतलब कोशिका विभाजन हो रहा है, हिंदी में जब बोले कोशिका विभाजन हो रहा है, कौन सा वाला कोशिका विभाजन हो रहा है? मियोसिस। क्या याद रखना है हमें? मियोसिस। मियोसिस। तो शुक्राणु स्पर्म यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो कुछ नलिकाएं, आगे बताइए। फिर वो मियोसिस व स्पर्म में प्रोड्यूस होता है। फिर उसे स्पर्म जो है उन्हें आगे जाना पड़ता है, तो उन्हें आगे जाने के लिए, उन्हें आगे फॉरवर्ड होने के लिए कुछ सीक्वेंस है। तो वह पहले लेटेस्ट टेस्टिस में जाता है, फिर उसके बाद वैस एफरेंस में जाता है, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद वैस डिफरेंस, फिर उसके बाद एजैकेटरी डक्ट और फिर उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, अब देखो ये जैसे यूरिनोजेनिटल डक्ट के जाने के बाद वो जो स्पर्म होता है वो पुश हो जाता है और उसके बाद वो फर्टिलाइज में हो जाता है और वो जो फर्टिलाइज है वो ओव्यूम में जाता है। ठीक है, ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, इससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी क्लास में। ठीक है, जितना आप एक्सप्लेन कर पाए एटलीस्ट आपको उतना कोशिश करना है एक्सप्लेन करने का। आपने एक्सप्लेन किया, आपका क्या नाम है? भाग्यश्री। यस मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा, आपने एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मुझे ये भी भेजा हुआ है कि लाइक कि किस तरह से है ना, तो ये सभी बच्चे इसको एक बार देख लेंगे कि जैसे ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर जैसे चैट में आप उसका हिंदी मीनिंग या मराठी मीनिंग भी भेजेंगे तो एक बार आप चैट में इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा, आसान रहेगा पढ़ने के लिए, है ना। कि टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश आपको, क्योंकि एक तरह से फायदा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज जो है वो तो हर जगह फॉलो होती है ना। तो आपको आगे के लिए भी अच्छा हो जाएगा, इसीलिए ये बैच स्टार्ट हुआ है कि आगे के लिए भी फायदा हो जाए। और अभी आपको मतलब मराठी में भी इसको कोरिलेट आप कर सकते हैं साथ के साथ, है ना। खुद से भी आपको इसमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी एक बार। ठीक है, तो चलिए आज हमने ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स को।